पाकिस्तान के चैलेंज ऑफ हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान में क्या है हमारे पास, वो हमने डिस्कस करनी है। रोल ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन हायर एजुकेशन में जो है वो हमने डिस्कस करना है। और हमने देखना है कि हमारे पास हायर एजुकेशन कमीशन में हायर एजुकेशन में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा जी, अच्छा, हम चले जाते हैं कि अच्छा जी, हायर एजुकेशन का क्या चैलेंज हमारे पास पाकिस्तान में, हायर एजुकेशन में चैलेंज क्या क्या आते हैं। मोस्टली तो हमारे पास लिटरेसी रेट जो है ना, हमारा ड्रॉप आउट जो स्टूडेंट्स का होता है वो, अगर आप रूरल साइड पे जाएं तो प्राइमरी एलिमेंट्री या बहुत हो गया तो आपके सेकेंडरी लेवल पे ड्रॉप आउट हो जाता है। लाइक कुछ बच्चे गांव में 5वीं तक स्कूल है तो 5वीं तक पढ़ेंगे। आपको पता है हमारे मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो गांव में है, रूरल एरियाज में है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। हमारी आबादी जो है गांव की ज्यादा है। होता क्या है कि हमारे पास, अगर हमारे चैलेंज को देखें तो पाकिस्तान में कैसे चैलेंज है कि हमारे पास ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स का बहुत है कि मतलब हायर एजुकेशन, हम हायर एजुकेशन किसको कंसिडर करते हैं, बेसिकली यूनिवर्सिटी एजुकेशन को हम हायर एजुकेशन कंसिडर करते हैं, यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल आता है। यानी कि आजकल के, पहले बीए बीएससी होता था, आजकल जो है वो एडवांस डिप्लोमा इन एजुकेशन आ जाता है, डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं, या बीएस आ जाता है। ठीक है, बेसिकली जो बीए बीएससी थी वो 4 ईयर की, उसको 2 ईयर्स थी, उसको अगर आप 2 ईयर में करते हो तो एडवांस डिप्लोमा कहा जाता है। अगर उसको आप 4 ईयर तक मीन्स के आप एमएससी भी इंक्लूड कर देते हो तो उसको बीएस अब कहा जाता है, न्यू एचईसी की पॉलिसी के मुताबिक। वहां तक पहुंचने में बड़ी हर्डल्स हैं। हमारे बच्चे बहुत से ड्रॉप आउट हो जाते हैं कहाँ पे, प्राइमरी लेवल पे। चलो आजकल अगर ट्रेंड प्राइमरी लेवल पे ड्रॉप आउट का नहीं है तो आपके पास मिडिल लेवल या मैट्रिक लेवल पे आपके पास ड्रॉप आउट हो जाता है। हमारे पास इनरोलमेंट जो हायर एजुकेशन में आती है वो बहुत कम होती है। उसकी और भी बहुत सारी रीजंस हैं। रीजंस क्या है कि हमारे पास जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज है वो अर्बन है, रूरल एरियाज में हमारे पास यूनिवर्सिटीज नहीं है। अगर कहीं हैं भी कैंपस तो वो यूनिवर्सिटीज के कैंपस हैं भी है, जैसे गुजरात यूनिवर्सिटी के कैंपस डिफरेंट प्लेसेस पे काम कर रहे होते हैं, या सरगोदा यूनिवर्सिटीज ने अपने कैंपसेस बनाए हैं, या और किसी यूनिवर्सिटीज ने कैंपसेस बनाए हैं, तो वो फुलफिल नहीं करते। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे पास जो है क्या है वो जो जी बेटा, अटेंडेंस आप लोगों की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मैंने ऑटो सेव पे लगाया हुआ है, जो जो लॉग इन होगा वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ठीक है, उसकी टेंशन ना लें। जो लॉग इन हो गया उसकी अटेंडेंस हो गई है। ठीक, उसके लिए आपने मैं ऑटो पेज को सेव कर लेती हूँ। अभी मैं ऐसा करती हूँ, मैंने यूजर नेम को सेव कर लिया और ये ऑटोमेटिकली इस पर भी सेव हो जाएगा। एनी हाउ, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास इनरोलमेंट जो हायर एजुकेशन में होती है वो बहुत कम होती है। रीजन हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट ज्यादा होता है, और सेकेंडली ये कि हमारे पास अर्बन एरियाज में यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस नहीं होते। अच्छा, तो फिर हम कैसे करना चाहते हैं कि हायर एजुकेशन किसी भी कंट्री की जो होती है डेवलपमेंट में, हमने कल भी डिस्कस किया था, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट होती है, और उसके सोशल डेवलपमेंट में, और एक इंटरपर्सनल जो होती है वो उसके लिए भी हायर एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब किसी भी कंट्री के हायर एजुकेशन को एनहांसमेंट के लिए हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि रोल प्ले कर रही होती हैं। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के सिनेरियोज में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हायर एजुकेशन में रोल प्ले कर रही हैं। तो हमारे पास पाकिस्तान के सिनेरियो में अगर हम देखते हैं तो हायर एजुकेशन कमीशन है, एचईसी जिसको आप बोलते हो, और मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग पाकिस्तान है, जिसको हम पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोला जाता था। 18 अमेंडमेंट के बाद इसको हम इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग। इससे पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही होती थी। इसके अलावा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, पीईसी, जो और इसके अलावा आपके पास नेशनल एग्रीकल्चरल एजुकेशनल काउंसिल है, NEAC, और इसके बाद नेशनल बिजनेस एजुकेशन आपके पास है। इसके बाद NCEAC है, ORIC है, ऑफिसर रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। आपके पास ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो कि आपके यहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स में
हायर एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। बेसिकली इन सब के ऊपर अपर हैंड जो होता है वो एचईसी होता है, ठीक है। एचईसी जो होता है, एचईसी नीचे जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी डिग्रीज को भी एचईसी जो है वो वेरीफाई करता है। एचईसी बेसिकली मेन स्ट्रीम पे आपका आ जाता है। हायर एजुकेशन कमीशन का रोल क्या है? हायर एजुकेशन कमीशन प्राइमरी रेगुलेटर है आपके हायर एजुकेशन का इन पाकिस्तान। अच्छा, ये फैसिलिटेट करती है डेवलपमेंट करने के लिए हायर एजुकेशन सिस्टम को पाकिस्तान में, और आपको पता है ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को करती है और यूनिवर्सिटीज को स्ट्रीमलाइन में लाती है। यूनिवर्सिटीज के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को करती है, इम्प्लीमेंट करती है, और कुछ इसका क्राइटेरिया होता है हायर एजुकेशन का किसी भी यूनिवर्सिटीज के लिए। अगर कोई यूनिवर्सिटी उस क्राइटेरिया पे फुलफिल नहीं करती, फॉल नहीं करती, तो एचईसी उसको फिर बैन यूनिवर्सिटी को कर देती है। आपने अक्सर सुना होगा प्रेस्टो यूनिवर्सिटी को ऐसे बैन कर दिया, अल-खैर यूनिवर्सिटी की डिग्री को क्या है बेटा कि एचईसी की जो है अल-खैर यूनिवर्सिटी को इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। आपने देखा होगा बहुत सारे और डिसिप्लिन जो थे वो भी एचईसी ने कुछ पूरे की पूरी यूनिवर्सिटीज को बैन किया गया और कुछ यूनिवर्सिटीज के इन्होंने डिसिप्लिन को बैन कर दिया। आप बहुत अच्छे से फेमिलियर है, जैसे अल-खैर यूनिवर्सिटी का कोई आपको पता होगा, अल-खैर यूनिवर्सिटी का वंस अपॉन अ टाइम पे जो इंटरव्यूज के लिए जाते थे लोग, उनसे कह दिया जाता था इफ यू हैव डन एमबीए और बीबीए और एनी डिग्री फ्रॉम अल-खैर यूनिवर्सिटी यू हैव नो नीड टू सिट हियर, कि आप चले जाओ, मतलब इतना। अब देखिए प्रेस्टो यूनिवर्सिटी भी इसी सिनेरियो में आई हुई है कि एचईसी उसको नहीं करती, उसको फैसिलिटेट उसकी डिग्री को नहीं करती, वेरीफाई नहीं करती। और जहां भी आप इवन के फॉरेन एजुकेशन में, आप फॉरेन कंट्री में एजुकेशन के लिए जा रहे होते हो, तो देन भी आपको क्या करना होता है कि आपने एचईसी से आपकी वेरिफिकेशन होती है। और एचईसी देखिए, आपकी एचईसी से जब आप एक अपनी डिग्री जो है ग्रेजुएशन की या आप मास्टर की या एमफिल की करते हो, तो आपकी पिछली सारी सर्टिफिकेट भी क्या होती है, वेरीफाई होती है। वो एक चेक एंड कंट्रोल होता है कि आपने कहाँ से किया। लाइक अगर आपने किसी बोर्ड से किया है तो बोर्ड आपका पहले उनको सर्टिफिकेट को, मैट्रिक या एफएससी का, उसको वेरीफाई करते हैं। वो वेरीफाई हुए आप एचईसी में लेके जाते हो, तो देन आपकी ग्रेजुएशन की और मास्टर की डिग्री को वो वेरीफाई करता है और एक उस पर पर्टिकुलरली नंबर लगा दिया जाता है, जो कि एक आपकी रिकॉग्निशन होती है डिग्री की। जब भी आप उसको नेट पे डाला जाता है तो वो हाँ उस नाम से आपका वेरीफाई कर देता है हायर एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, बेटा ये 18 अमेंडमेंट से पहले तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होती थी, ऑल ओवर द मतलब फेडरल के पास आ रहे थे। जब से एजुकेशन हमने सूबों को करिकुलम दे दिया तो हमारी बेसिकली इंटीग्रेशन भी हमारे उसमें नहीं रही। अभी हम इस चीज पे आपने देखा होगा 18 अमेंडमेंट को खत्म करने की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे इंटीग्रेशन नहीं हुआ करिकुलम में। अब क्या हुआ, हर सूबे का जो है थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट होता है। केपीके कहता है कि मैंने जी क्या करना है जी, पश्तो जुबान को बेसिक पार्ट बनाना है। सिंधी कहते हैं कि आईडी कार्ड भी हमारा सिंधी जुबान में, और है भी सिंधी जुबान में। डेफिनेटली आईडी कार्ड अगर सिंधी मुझे कोई दिखाता है तो मुझे तो सिंधी पढ़ने नहीं आती। अब बेसिकली जब से ये 18 अमेंडमेंट में एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज हमने दी है ना प्रोविंसेस को, और सेंट्रल जो है इसकी ग्रिप कम हुई है, तब से हमें इश्यूज भी आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि जी ब्लेम कर रहे हैं प्रोविंसेस, ब्लेम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं जी हमने तो आपको इख्तियारात भी दे दिया, आपकी बजट और फंडिंग भी आपकी अपनी होगी, तो नाउ यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। और जब प्रोविंसेस को दे दिया जाता है तो उनके अपने क्या होता है, वो अपनी चीजें जो होती है डोमेस्टिकली उसको प्रमोट करना शुरू। पंजाब भी डेफिनेटली पंजाब को प्रमोट करने, तो ये चीजें हमें कब से फेस करना पड़ रही है, आफ्टर 18 अमेंडमेंट्स। अच्छा जी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल क्या कहती है? वो कहती है जी हमने वेरीफाई करना है कि किसको इंजीनियरिंग की डिग्री हमने देनी है, या इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए कौन कौन सी फॉल करती है, कि क्या क्या क्राइटेरिया होगा कि वो इंजीनियर बन सकता है, या कौन कौन सी डिसिप्लिन के इंजीनियर्स को हम इंजीनियर मानते हैं। जैसे इसके लिए बड़ा एक प्रॉब्लम हुआ है, जैसे बहुत सारी आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में एक तो अप्लाइड ब्रांच है फिजिक्स की। अगर आपने बहुत सारे लोग एमएससी होंगे डेफिनेटली साइंसेस में, या उनको थोड़ा आना होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बेचारे बड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को जी फिजिक्स वाले प्योरली नहीं मानते कि ये तो अप्लाइड हमारी एक फील्ड पढ़ के आ गए हैं, तो प्योरली तो ये फिजिक्स की नहीं है। उनको एज ए लेक्चरशिप इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग से अनाउंस नहीं होती, और इलेक्ट्रॉनिक्स को फिजिक्स वाले इलेक्ट्रॉनिक्स को कंसिडर
और बेचारे जाए ना, उनको बड़ा अच्छे सेटअप आते हैं, वो तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के आसपास ही है ना, तो क्या हुआ? आप इंजीनियरिंग काउंसिल वाले भी उनकी डिग्री को वेरीफाई नहीं करते कि हमारा तो क्राइटेरिया कुछ और है, हमारे तो ये कोर्स हो रहे हैं, ये डिसिप्लिन है, तो ये फुलफिल नहीं हो रहे, तो इश्यू कहाँ पे आ जाता है? उनकी डिग्री जो है वो कहीं भी वेरीफाई नहीं होती। ठीक हो गया? तो फिर उनको वो बंदे क्या करते हैं, वो बंदे ना बेचारे प्योरली किसी डिसिप्लिन में जा सकते हैं, ना उसकी अप्लाई किसी डिसिप्लिन में जा सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में ये एक एग्जाम्पल है जो कि मैंने आपको दी है, इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, इस तरह मोनोपोलीज डिसिप्लिन की होती है, जैसे ACCA वाले हैं। ACCA वाले जो है वो चूंकि इंग्लैंड बेस्ड कोर्स है वो करते हैं, लेकिन CA जो है, CA की चूंकि मोनोपोली है, CA वाले ACCA वाले को नहीं मानते, हालांकि डिग्री एक ही लेवल की होती है। इस तरह नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन कॉन्सेप्ट जो है, ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी आपके डिसिप्लिन होते हैं वो इसको देखती है। आप कोई बॉटनी वाला उठ के कहे कि जी मैंने बॉटनी पढ़ी है, चूंकि मुझे प्लांट का इल्म है, MSc बॉटनी वाला, कि मैं एग्रीकल्चर की इस फील्ड में जा सकता हूँ, तो वो एग्रीकल्चर काउंसिल जो होती है वो कहते हैं नहीं जी, ये हम इसको वेरीफाई नहीं करते कि लेक्चरशिप में तो बंदा जा सकता है, रिसर्च में तो जा सकता है, ये पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर में नहीं आ सकता। ठीक है? तो एग्रीकल्चर जो काउंसिल है वो अपने कुछ उसके स्पेसिफाइड डिसिप्लिन है जिसको वो वेरीफाई भी करती है, जिनको वो आगे वो भी करती है। तो बॉटनी वाला या जोलॉजी वाला कहे कि मैं वाइल्ड लाइफ में जा सकता हूँ, या बॉटनी वाला कहे कि मैंने तो प्लांट्स की मुझे बड़ी इंफॉर्मेशन है, मैं तो भी एग्रीकल्चर की उस कैटेगरी में फॉल करता हूँ, नहीं, एग्रीकल्चर वाले कभी भी उसकी डिग्री को वेरीफाई। अच्छा जी, इसके साथ हम जी देख लेते हैं कि NCEAC के क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? विल अश्योर क्वालिटी इन कंप्यूटिंग डिग्री प्रोग्राम इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इट वुड रिक्वायर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और प्रोग्राम टू मीट सर्टेन डेफिनेट स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया। ठीक है? NCEAC shall be mandatory process for all relevant academic program offered by public and private sector institutions, fostering the intellectual development of student interest in pursuing computing profession, ensure अच्छा देखिए, कंप्यूटर वाले जो होते हैं वो कहते हैं जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को तो हम मानते हैं एक MCS करके आ जाता है, दैट इज नॉट द सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक बंदा कहे कि मैंने MCS किया है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो उसको नहीं माना जाएगा। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जगह पे MCS वाला बंदा नहीं जा सकता। मास्टर इन कंप्यूटर साइंसेस में है, बट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हालांकि ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होती है, एग्री ना, लेकिन वो उसको नहीं मानते। तो हर डिसिप्लिन के अपने कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होते हैं। नेशनल बिजनेस एजुकेशन वाले क्या कहते हैं जी, ये क्या करते हैं कि नेशनल बिजनेस एजुकेशन वाले करते क्या है कि ये एस्टेब्लिशमेंट हुई थी हायर एजुकेशन में का नोटिफिकेशन ये था, और मार्च 2007 में ये हुई थी। और इसका पर्पस क्या था कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट साइंसेज के लिए अलग से क्राइटेरिया बना दिया गया था। जैसे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है या पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, वो MBBS की डिग्री को वेरीफाई करती है, वो MBBS प्राइवेट कॉलेजेस को एप्लीकेशन देती है, वो प्रूव करती है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। इसी तरह जो है NBEAC वाले जो हैं वो जितने भी MBA, CA, ACCA के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये सारे बिजनेस में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनको ये रेगुलर करती है। ठीक है? इनका स्टेजेस इनकी कौन सी होती है? इनिशियल कॉन्टेक्ट होता है, ओरिएंटेशन होती है, फॉर्मल एप्लीकेशन देती है, एलिजिबिलिटी स्क्रीनिंग होती है, फिर गाइडेड डेवलपमेंट होती है, सेल्फ असेसमेंट प्रोसेस होता है, पीयर रिव्यू प्रोसेस होता है, और फिर फाइनली ये डिसाइड कर देते हैं। नेशनल कंप्यूटिंग NCAC क्या करता है? ये आपको पता है कि आपको 90s में आपको पता है ना, कंप्यूटर का बुखार आया था सबको। एक कंप्यूटर को अरेबिक को आपको अच्छे से याद होगा, आपके अगर आप 22-23 साल आप लोगों की एवरेज एज होगी, तो आप अपने जरा फादर मतलब अपने कजन्स जो आपसे बड़े हों, जो 8-10 साल पहले आपसे थे, मतलब जो 30s में है नाउ, लाइक मी, तो अगर हमसे पूछेंगे तो हमने कंपल्सरी सब्जेक्ट अरेबिक पढ़ा था। ठीक है? तो अरेबिक एक कंपल्सरी सब्जेक्ट हुआ करता था, कहाँ से? ग्रेड 6 से लेकर ग्रेड 8 तक।
अच्छा, जब कंप्यूटर का दौर आया, ये 90s की बात है, कंप्यूटर का स्पेल जब आया 90s के बाद, तो एकदम अरेबिक को एक्सक्लूड कर दिया गया, उसको क्या शामिल कर दिया गया, कंप्यूटर को। आपको याद होगा कि 2000 में जाके स्पेशली कंप्यूटर के जो थे टीचर्स को अपॉइंट किया गया स्कूल्स में, और उस वक्त उनको भी कल इंडक्शन उनकी भी हुई जिन्होंने जस्ट कंप्यूटर के 6-8 मांगे डिप्लोमास किया हुए थे, दे वर नॉट मास्टर। तब से ट्रेंड चला, कौन सा ट्रेंड चला, एमसीएस करने का, कि हम मास्टर इन कंप्यूटर साइंसेस कर लें, तो वो लेक्चरर की रिप्लेसमेंट हुई। अब क्या हुआ, बल्क में हमारे पास एमसीएस वाले आ गए। और आप देखिए स्कूल्स में क्या होता है, मोस्टली एक लैब होती है ना, और जैसे मैं चूंकि फेडरल से हूँ, तो फेडरल की अगर मैं एग्जांपल दूं, तो हमारे प्राइमरी स्कूल में कोई कंप्यूटर की लैब नहीं है। हायर सेकेंडरी या एलिमेंट्री में है कंप्यूटर लैब, हायर सेकेंडरी या एलिमेंट्री लेवल पे एक ही कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी होती है 17 ग्रेड की। तो वो ग्रेड 6 से लेके ग्रेड 8 तक तो कंपल्सरी होती है। 9th में बच्चे ऑप्ट करते हैं, आइदर दे वांट टू स्टडी बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंसेस, वो बर्डन होता है, ठीक है। तो क्या कि हाँ, नीड असेसमेंट बेसिकली नहीं होती कि तब हमें जब एक बड़ा फ्लो आया, कंप्यूटर एक ऐसा आया, तो वैसे आजकल जो है आपको पता आईटी का दौर है, आप सारे आईटी पे शिफ्ट हो रहे हैं। कंप्यूटर पर्टिकुलरली एमसीएस नहीं, कंप्यूटर की बेसिकली ये स्किल्ड है, एक फील्ड सब्जेक्ट है, स्किल्ड है एक। और हम दुनिया जो है अल्टीमेटली क्या शिफ्ट हो रही है, अल्टीमेटली आप सारे के सारे कंप्यूटर पे शिफ्ट हो रहे हैं। आप अपने पर्स में से एटीएम कार्ड से लेके हर चीज आपकी, बैंकिंग आपकी, पेट्रोल, आप शॉपिंग, ईच एंड एवरीथिंग ऑनलाइन आपकी स्टार्ट हुई। इवन के नाउ जो आपका ये डिस्टेंस लर्निंग का ये ऑनलाइन मोड पे आ गया ना, आप ऑनलाइन आप क्लासेस ले रहे हो। एनी इश्यूज तो बहुत है। और आपकी अगर आप साउथ एशिया में देखें तो इंडिया जो है ना वो हमसे बहुत आगे है आईटी में। डेवलपमेंट आईटी नहीं होनी है आगे, हम सारे एक माइक्रोचिप पे कन्वर्ट हो जाएंगे डेफिनेटली। हमारी जैसे अभी तक हम जाती तौर पे एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, वो क्या नादरा के रिकॉर्ड में है। अगर वहां पे हम अलाइव हैं देन वी आर अलाइव। अगर नादरा रिकॉर्ड में हम डेड हो गए तो वो आप चीख के लोगों को बताते रहते हैं कि आई एम अलाइव, यू आर नॉट अलाइव, यू आर डेड। तो हम कागजों में जिंदा हैं, कागजों में हमारी पैदाइश है, तो आगे हम आईटी में जिंदा होंगे। तो आईटी ये बहुत बड़ी है, तो इस जो एक वास्ट फील्ड है, तो इसलिए ये अलग से स्टेट हायर एजुकेशन में काउंसिल बना दी गई। तो इसके लिए प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बहुत सारी चीजें जो है वो इसमें इंक्लूडेड होती हैं। अच्छा जी, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शियलाइजेशन, ORIC। अच्छा, रिसर्च की क्या है, रिसर्च बेसिकली हमारा जो है ना, हम बड़े अफसोस से मैं ये बात कहूंगी भी, एडमिट भी करूंगी कि हम रिसर्च में बहुत पुअर हैं। हम क्या करते हैं, किसी का बच्चा उठाते हैं जो किसी ने फेंक दिया, उसको हम अच्छे से मुंह हाथों लाते हैं और कपड़े शपड़े बना के अपना बच्चा ऑन कर लेते हैं। बेसिकली रिसर्च में हम ऐसे ही करते हैं, किसी का टॉपिक उठाया, उसको आप लिटरली ये देखें कि आपको फेसबुक पेजेस पे, सोशल मीडिया पेजेस पे ऐसे मिलेंगे पेजेस के किसी ने हमसे साइनॉप्सिस लिखवाना हो, किसी ने हमसे थीसिस लिखवाना हो। इवन कि आप दूर क्यों जाते हैं, आप अपनी किसी की बात करें, ओपन यूनिवर्सिटी की, तो क्या होता है, ओपन यूनिवर्सिटी के कहा जाता है कि इफ यू वांट टू टेक योर असाइनमेंट्स के फलाने के असाइनमेंट इतने पैसों की अवेलेबल है, ऐसे ही है। तो रिसर्च का तो हम पाकिस्तानियों का माइंड ही नहीं है ना, तो और हालांकि टैलेंट बहुत है। तो HEC ने ये हमारा ORIC जो है ये किया, इसको फंडिंग दी है। इसकी फंडिंग जो है अवेलेबल होता है फॉर ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। आपको पता है, ये आपको स्कॉलरशिप देती है जो रिसर्च लेवल पे होते हैं, ना सिर्फ सुपरवाइजर को देती है बल्कि जो आप रिसर्चर करता है उसको स्टाइपेंड के तौर पे भी मंथली आपको पता है मिलता है, और इवन की जो रिसर्च असिस्टेंट रखा जाता है उसका भी पैसे मिलते हैं। तो यूनिवर्सिटीज में इसमें जो HEC है बेसिकली अपर हैंड HEC का होता है, वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज को ऑफर करती है
स्टूडेंट इनका वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट होती है, देन यू हैव टू अपीयर दैट इन दैट एडवर्टाइजमेंट में आप अपना क्या करते हो, अप्लाई करते हो। अगर आप उनका एक टेस्ट होता है, आप उस टेस्ट को क्वालिफाई करते हो तो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको स्कॉलरशिप एचईसी स्कॉलरशिप पे किसी भी यूनिवर्सिटी पे आपको भेजती है। इवन आप अगर कंटिन्यू स्टूडेंट है किसी यूनिवर्सिटी के और आपने अपना उसको देते हो साइनॉप्सिस का कि ये मैं रिसर्च है इसमें, तो यूनिवर्सिटी आपको ग्रांट भी देती है। अगर आपको याद हो तो इससे पहले यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हुआ करता था, जो कि अब एचईसी में मर्ज हो गया। वो बेसिकली ये वही चीज है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट यूजीसी के नाम से एक इंस्टीट्यूशन हुआ करता था, H8 इस्लामाबाद में इसकी बिल्डिंग हुआ करती थी, जो कि मर्ज कर दी गई अताउल हक साहब ने, जिन्होंने कॉमसेट इंस्टीट्यूट बनाया था। जब हमारे एचईसी के चेयरमैन हुआ करते थे तो उन्होंने इसको इसमें मर्ज कर दिया था। इसके बेसिकली क्या है, इसके मैंडेट पे क्या क्या चीजें होती हैं। सपोर्ट द यूनिवर्सिटी क्या कि वो रिसर्च डायरेक्शन एंड पॉलिसीज बनाए, इंक्रीज द डाइवर्सिफाइंग एक्सटर्नल रिसर्च फंडिंग को। एक्सटर्नल रिसर्च फंडिंग जैसे आपने देखा होगा कभी एचईसी के कोई आता है जी, कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप आ गई है, सिल्क रोड स्कॉलरशिप दे रहा है चाइना, ठीक है। अब सीपेक चाइना, कुछ चाइना डायरेक्टली चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल जो है वो डायरेक्टली देती है और कुछ एचईसी के थ्रू देती है। जैसे सिल्क रोड स्कॉलरशिप है, जैसे जर्मनी के और बहुत से स्कॉलरशिप है, वो बेसिकली एचईसी को कहती है कि आप एक्सपर्ट्स अपने भेजें जो रिसर्च में करते करना चाह रहे हैं। फिर एचईसी क्या करती है, वो अपनी वेबसाइट पे अनाउंसमेंट करती है कि जी फला में है, वो अपना एक गैट जीआरई का ट्रस्ट रखा होता है एचईसी ने, जो उसमें क्वालिफाई करती है। तो फिर आपका कोटा रख दिया होता है, जैसे आजाद कश्मीर का है या बलूचिस्तान को आजकल ज्यादा प्रेफर किया जाता है कि उसका थोड़ी सी उसके साथ क्या कर दी जाए, उनकी दिल जोई कर दी जाए। तो थोड़े जैसे कुछ वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक फंडिंग करता है रिसर्च के, जो स्पेशली रूरल एरियाज डेवलपमेंट अंडर डेवलप एरियाज के होते हैं, या वुमेन स्टडी के लिए, या पर्टिकुलरली जेंडर स्टडीज के लिए होते हैं। तो वो सारे एचईसी को आते हैं और उसको फिर एचईसी अनाउंस करता है, देन यू हैव टू अपीयर इन द टेस्ट, और आप अप्लाई करते हो तो अवार्ड करता है एचईसी। फिर आपकी सारी एयर टिकट से लेके वहां स्टाइपेंड से लेकर आपका स्टे से लेकर वापस आने तक फंडिंग जो है वो एचईसी देती है। और इस बजट में आपको पता है कि एचईसी के इस बजट बेसिकली ये बजट कहाँ से आता है, बजट जो है कुछ तो फॉरेन फंडिंग होती है, कुछ आपकी गवर्नमेंट जो होती है वो भी फंडिंग करती है, ठीक है। जैसे 6 मंथ की स्कॉलरशिप पे पीएचडी स्कॉलर्स को भेज दिया जाता है कहीं बाहर, अगर उनका सुपरवाइजर बाहर से कोई उसको सुपरवाइज करना चाहता है तो 6 मंथ में भी भेजती है, और उसकी सारी फंडिंग एचईसी अपने फंड से करती है। लेकिन आपको पता है कि ये फंडिंग कहाँ से आती है एचईसी के पास। एचईसी की फंडिंग जब हमारा बजट बनता है, जो हमें एजुकेशन में हायर एजुकेशन के लिए कुछ हम मुख्तिस करते हैं बजट, उसमें से ये एचईसी देती है। लेकिन इस दफा थोड़ा सफर करना पड़ा हमारे स्टूडेंट को, जो ऑलरेडी डिफरेंट कंट्रीज में रिसर्च कर रहे थे, कि हमारा कट लग गया था, हमारी गवर्नमेंट ने लगा दिया था ये पैंडेमिक कोविड की वजह से कि जी हमारे पास बजट नहीं है, दे हैव कटेड डाउन द बजट। उससे क्या हुआ कि हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत सफर किया, ठीक हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अच्छा जी, रोल ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन। रोल ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन, ये जो मैंने यूजीसी के वर्ड आ गया ना, जो मैंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की बात की थी। द यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान आर द मेजर सोर्स ऑफ हायर एजुकेशन, आपको बताइए, एंड इट्स ग्रोथ शोड रिमार्केबल एक्सपेंशन इन द रिसेंट पास्ट। आपने देखिए ये कॉन्स्टेंट इंस्टीट्यूट जो था वो बनाया गया था, किसने बनाया था? अताउल हक ने, मैंने आपको बताया था, जो एक्स एचईसी के चेयरमैन थे, उन्होंने बनाया। अब देखिए चूंकि इनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, इन्होंने अपने किए, तो कॉमसेट का सब कैंपस आपको एबटाबाद में भी मिलेगा, आपको फैसलाबाद में भी मिलेगा, आपको गोवा में भी मिलेगा, आपको और बहुत सारी जगहों पे मिलेगा। तो आपको पता है कि जो क्रूशियल आपके रोल होता है, बेसिकली एजुकेशन का ही रोल होता है। एजुकेशन जो होता है ना, तो बेसिकली हायर एजुकेशन जो बेसिकली होती है वो डेवलपमेंट कंट्री में जो हो रही है, इकोनॉमिक और सोशल दोनों को ही एड्रेस कर रहा होता है हायर एजुकेशन जो होता है।
अब हायर, मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे लम्स लाहौर की यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूशन है, लम्स का जो ग्रेजुएट होता है वो कभी भी अनएम्प्लॉयड भी होता, आपने देखा होगा। अगर आप CSS के पास्ट आपकी जितनी ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, PMS हो गया या सिविल सर्विसेज CSS हो गया, अब इनके पास आउट होने वाले जितने हैं वो देखेंगे किस किस यूनिवर्सिटी से बात बोलते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो यूनिवर्सिटीज का रोल जो होता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और यूनिवर्सिटीज अपनी जगह बनाती है। वंस जैसे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी साइंसेज के लिए बेस्ट है कि मतलब एक दफा जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से पढ़ जाता है वो पता चलता है कि हाँ साइंसेज यहाँ से पढ़ गया। तो बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो एक आइडेंटिफाई करती हैं या एक सिंबल्स होती हैं, जो एजुकेशन होती है किसी भी कंट्री की, वो एजुकेशन बेसिकली ग्लोरीफाई कर रही होती है उसके फेस को, उस कंट्री के फेस को। लाइक अगर आप जापान की एग्जांपल देखें, साउथ कोरिया की देखें। साउथ कोरिया आपको पता 1952 का हमारा एजुकेशन जो मॉडल था वो हमसे लेके गया था, वो अब हमसे बहुत आगे और हमें वो स्कॉलरशिप देता है। कभी आपने भी सुना कि पाकिस्तान में किसी फॉरेन कंट्रीज के लोगों को स्कॉलरशिप दे? नहीं, अब हम डिक्लाइन में जा रहे हैं। अच्छा जी, आप मैंने जैसे बात की थी कमीशन को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डिसॉल्व कर दिया था एंड एस्टैब्लिश हायर एजुकेशन कमीशन इन 2002 विद द एम टू स्ट्रेंथन हायर एजुकेशन विद स्पेशल फोकस ऑन रिसर्च एंड अप्लाइड फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद इन द कंट्री। और आपने देखें जितने मोस्टली स्कॉलरशिप होती हैं वो साइंस या टेक्निकल एजुकेशन में आते हैं, मतलब आर्ट्स के सब्जेक्ट में नहीं आएंगे। और आपने एक और देखा होगा कि थोड़ा सा हमारा ये भी हो गया था ना कि अभी आप हो कि एक ट्रेंड ही चल पड़ा था कि आर्ट्स के लोगों को तो मतलब एजुकेटेड भी जो बढ़ती आते थे साइंसेस के आते थे, आर्ट्स वाले आते ही नहीं थे। ऐसे ही था मैथ साइंस वाले, हालांकि जिन्होंने मतलब मास्टर किया हुआ था अरेबिक में, इस्लामिक स्टडीज में और आर्ट्स के सब्जेक्ट में, इवन के स्टैफ वालों को भी नहीं दिया, उनको भी कंसिडर नहीं किया गया, इकोनॉमिक्स वालों को भी। आपको पता है आप पंजाब से अगर बिलोंग करते हो तो एक लंबा चौड़ा लोगों ने स्ट्रगल की। तो HEC ने बेसिकली फोकस किया था कि साइंस एंड टेक्निकली एजुकेशन पे इन्होंने फोकस किया। हायर एजुकेशन कमीशन का बैकग्राउंड क्या था? ये हमारे पास 1974 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हुआ था, जो कि एक यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देती थी और हायर एजुकेशन की डेवलपमेंट का रोल इनका था पाकिस्तान में। लेकिन इसको 2002 में मर्ज कर दिया गया, इसको थोड़े से और स्ट्रेंथन करके इसको HEC हायर एजुकेशन कमीशन का नाम दे दिया गया। और इसमें फोकस किस पे किया गया कि साइंस एंड टेक्निकल एजुकेशन में फोकस किया गया। मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ऑफ हायर एजुकेशन के क्या है कि प्रोवाइड सपोर्ट फॉर एनहांसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। बार बार रिसर्च का लफ्ज यूज होता है और वेरी सॉरी टू से कि हमारे यहाँ रिसर्च का मायने नहीं है, हम रिसर्च नहीं करते। फैसिलिटेटिंग फंडिंग फॉर हायर एजुकेशन बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड नीड्स, फंडिंग देती है। अच्छा मजे की बात यह है कि अगर आपको पता हो कि पहले MPhil MS इन्होंने कहा कि MPhil की बजाय MS लिया, और MS को फिर इक्विवेलेंस दिया गया MPhil के। और बहुत सारी जगह पे जैसे पैदल में बताऊं जो टीचिंग में लोग होते हैं तो उनको MS का अलाउंस नहीं दिया जाता, कहते हैं क्योंकि MPhil का अलाउंस पास हुआ है तो हम इसको MS का अलाउंस नहीं देते। अच्छा बच्चों, मेरे पास जो है ना 56 यूजर है, मैं अब दोबारा सेव कर लेती हूँ। ये यूजर की लिस्ट 57 यूजर आ गए, मैं सेव कर लेती हूँ यूजर नेम, ताकि अगेन पहले मेरे पास 44 थे, आप 49 हुए, आप जो है मेरे पास यूजर है 57, इंक्लूडिंग मी 56 आप लोग हैं। अच्छा जी, दूसरा सर्व एज अ नेशनल रिसोर्स फॉर हायर एजुकेशन बेस्ड ऑन comprehensive नेशन वाइड इंफॉर्मेशन एंड डाटा ऑन एक्सपीरियंस
इन अदर कंट्रीज। आपको पता है कि जितना है ये डाटा जो जो भी बाहर से पीएचडी करके आता है तो एचईसी से वो अपनी पीएचडी की डिग्री को एनरोल करवाता है, और एचईसी के पास सारा डाटा मौजूद है। आपको पता है आपकी पीएचडी या एमफिल की वेरीफाई ना कर दे, वेरीफाई करते हैं तो उसका अलाउंस आपको मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। तो यूनिवर्सिटी की इसकी वेबसाइट पर पड़ा होता है। इवन की जो आपके रिसर्च टॉपिक्स होते हैं जो आपने पीएचडी में लिए होते हैं वो भी एचईसी की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। और एचईसी एक और अपॉर्चुनिटी देती है कि ये जितनी आपकी साइंसेज होती है ना, साइट्स होती हैं साइंसेज की या अदर रिसर्च साइट्स होती हैं जो कि तो हमारी यूनिवर्सिटी के हमारी एचईसी क्या करती है, तो खुद उनको पे करके तो यूनिवर्सिटीज को फैसिलिटेट करती है जो इसके अंदर होती हैं, जैसे कि आपके स्टूडेंट वहां पे आके उन साइट्स को विदाउट एनी पे एनी चार्ज के वो उसको ओपन कर सकें और अपना वो रिसर्च को कर सकें। ठीक हो गया। इसके अलावा पार्टिसिपेट इन फॉर्मुलेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन मैटर ऑफ हायर एजुकेशन। जैसे अभी एचईसी ने आपको पता है 4-5 साल पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था कि जी इनरोलमेंट बीए बीएससी में फ्लाई ईयर से खत्म हो जाएगी, फिर उस पर चलता रहा, फिर कहा कि एमएससी खत्म हो जाएगी। फाइनली क्या हुआ, लास्ट ईयर से इनरोलमेंट बीए बीएससी में और इस ईयर से एमएससी में इनरोलमेंट खत्म हो गई। ऐसा ही है। तो ये पॉलिसी आप देखिए, पहले एचईसी ने एमफिल लीडिंग टू पीएचडी का किया था, फिर आके वो ब्रेक हो गया। अब अगेन इन्होंने पीएचडी के बाद कहा कि आप पीएचडी में डायरेक्टली ले सकते हो एडमिशन। ठीक है, बस आपका कोर्स पर 2-3 साल का होगा। जैसे एमफिल में होता है आपका 3 सेमेस्टर का होता है, और फिर आपकी रिसर्च होती है, तो सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही वही आप कह सकते हो पुराना जो लीडिंग टू पीएचडी था वो दोबारा से इन्होंने कर दिया। तो रिवाइज करती रहती है पॉलिसीज को। जो पॉलिसीज जो भी हायर एजुकेशन की बनेगी वो बनाएगा कौन, एचईसी बनाएगा। किसके साथ कोऑपरेट करके, कोलैबोरेशन किसके साथ करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ करेगा। अच्छा जी, पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन मैटर ऑफ हायर एजुकेशन। और क्या करेगा जी, एडवाइस इंस्टीट्यूशन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द फेडरल गवर्नमेंट ऑन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। जैसे रिसर्च जो है ना, कोई भी यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट रिसर्च के प्रोग्राम में जैसे एमफिल और पीएचडी में तब तक नहीं कर सकती जब तक उनके पास इतने पीएचडी क्या ना हो, पीएचडी फैकल्टी मेंबर ना हो, इतने उनके पास एसोसिएट ना हो, इतने एपी ना हो, इतने प्रोफेसर ना हो, तब तक उस डिसिप्लिन में वो इनरोलमेंट नहीं कर सकती। या एक जो पीएचडी प्रोफेसर है या असिस्टेंट प्रोफेसर है या एसोसिएट प्रोफेसर है, वो कितने बंदों को एट अ टाइम वो रिसर्च करवा सकता है। ये कुछ पॉलिसीज है और यूनिवर्सिटी को एचईसी की पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली जो है वो एडमिशन लेना पड़ता है। और अब एचईसी जो है वो चेक एंड बैलेंस रखती है कि कोई, आप पहले तो देखिए बिजनेस बन चुका था। आपको मैंने एग्जांपल दी प्रेस्टन यूनिवर्सिटी की, अकाइल यूनिवर्सिटी की और कॉम्बेव यूनिवर्सिटी की। ऐसे मशरूम्स की तरह यूनिवर्सिटीज उग गई थी ना, जैसे मशरूम निकलते हैं बरसात के बाद। तो आप उस पर क्या किया है कि जहां देखो एक छोटी सी कोठी ले ली है और उसमें कैंपस खोल लिया, ये फलां यूनिवर्सिटी का कैंपस है फलां। अब आपने देखा होगा लास्ट ईयर रेक्टिफाई किया है सारा, इन सारी चीजों को किसने किया है, किसी ने किया। और कुछ ना लिमिटेशंस लगा दी कि अगर आप ये चीजें फुलफिल करती हो देन यू कैन रन दिस प्रोग्राम। अगर आप नहीं कर सकते तो यू कांट गिव एडमिशन टू द स्टूडेंट, अगर आपके पास ये क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये एचईसी ने उन पे फिल्टर लगाया। अच्छा जी, एचईसी का इसके अलावा क्या करती है, एचईसी एडवाइस करती है फेडरल एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट को ऑन ऑल प्रपोजल फॉर ग्रांटिंग चार्टर टू अवॉइड डिग्री इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। सारी यूनिवर्सिटी को करती है। जैसे आपको पीएचडी में इनरोलमेंट या पीएचडी में इनरोलमेंट उनको मिलेगी जिनका जीपीए 3 होगा, 3 से लेस वाले दे आर नॉट एलिजिबल टू उसमें करने का। जैसे आगे रिसर्च का देखें, टाइम फ्रेम भी दे देती है डिग्री का। जैसे हायर एजुकेशन है कि जी एमफिल आप पहले आपको पता 7 ईयर का था मैक्सिमम टाइम फ्रेम था, और पीएचडी का 10 ईयर का मैक्सिमम टाइम फ्रेम था जो एचईसी ने दिया था। और अब एचईसी कहती है कि मैक्सिमम टाइम फ्रेम एमफिल का आपका 5 ईयर का हो गया और पीएचडी का आपका 7 ईयर का हो गया। उसमें भी टाइम फ्रेम देती है कि इतने सालों में आपने कोर्स पर करना है और इतने साल आप रिसर्च कर सकते हो, उसके बाद आप यू आर नॉट एलिजिबल कि आप अपनी पीएचडी को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, फिर देखें जो देखें एमफिल और पीएचडी लेवल पे पासिंग मार्क्स या पासिंग मार्क्स आप पहले आपको बड़े अच्छे से याद होगा 33% पासिंग मार्क्स हुए, देन 40% पासिंग मार्क्स हुए,
देन उन्होंने पासिंग मार्क्स आपके 50% कर दिया, ठीक हो गया। तो ये यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया भी HEC ही करती है, उसको एनहांस करती रहती है और रिवाइज करती रहती है। That the public, the provisional government and federal government on the legal status and function value of degree and other certification of academic achievement given by public and private institution of higher education and recommended appropriate action। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ग्रेड्स की ना दौड़ लगी होती है। आपने देखो होगा कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज में क्या होता है कि ग्रेड्स बहुत ज्यादा देते हैं, लेकिन वो कहाँ पे जाके रेक्टिफाई हो जाते हैं, जब रिटर्न आपका टेस्ट होता है उसमें रेक्टिफाई हो जाते हैं, ऐसा ही है। तो बेसिकली जब भी आप किसी इंटरव्यू में बैठते हो तो ग्रेडिंग आप जैसे AP के लिए या प्रोफेसर आप लेक्चरशिप के लिए किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो तो HSC का क्राइटेरिया you have to appear in the test, written test examination, then you have to give the क्या करना है कि आपकी इंटरव्यू देना है। लेकिन जब आप एसोसिएट प्रोफेसर या इवन प्रोफेसर की आप देखते हो सीट के अगेंस्ट आप अप्लाई करते हो तो चीज क्या कंसिडर होती है कि आपकी रिसर्च पब्लिकेशन कितनी है, आपका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो वो आपका रिटर्न नॉलेज टेस्ट नहीं करती, कभी भी आपका रिटर्न टेस्ट नहीं होता यूनिवर्सिटीज में इंडक्शन के टाइम, ठीक है। आपका क्या होता है चेक इंटरव्यू में आपका नॉलेज लेवल, आपका कम्युनिकेशन लेवल जो है वो चेक होता है। तो ये भी यूनिवर्सिटी जो है HEC जो है वो क्राइटेरिया डेवलप करती है। अच्छा जी, फिर क्या करती है HEC सपोर्ट द कॉज, इसके अलावा सपोर्ट द कॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड कोहेजन थ्रू को करिकुलम एक्टिविटी। जैसे आपने देखा 2018 कोलैबोरेशन की थी आर्मी के साथ और HEC है वो यूनिवर्सिटी के लोगों को एक्सपोजर करवाया था, CPAC का, गवादर सिटी, कोयटा का, ये सारी चीजें HEC के ग्रांट देती है खेलों के लिए। ये जी आप खेलों के मुकाबले करने, स्पीचेस के कंपटीशंस होते हैं, राइटिंग के कंपटीशंस होती है, तो उसको HEC जो है वो फंडिंग करती है। फिर क्या करती है सपोर्ट द कॉज ऑफ, अच्छा जी, इसके अलावा परफॉर्म सच अदर फंक्शन इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल टू द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन का। ये डिफरेंट जो एक्टिविटीज होती हैं उनको क्या फंडिंग करती है। रोल कौन सा है, इम्पोर्टेंट रोल क्या है हायर एजुकेशन का? इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि हायर एजुकेशन का बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में। किस तरह डेवलपमेंट में इनका इंपॉर्टेंट रोल होगा? इंपॉर्टेंट रोल तब होगा जब हमारी हायर एजुकेशन कमीशन बेसिकली स्किल्ड पर्सन को प्रोडक्शन स्किल्ड पर्सन की देगी एज कम्पेयर टू के पास किसी के पास नॉलेज है बट स्किल नहीं है। तो बेसिकली जब भी डेवलपमेंट होती है तो स्किल्ड पर्सन डेवलपमेंट आते हैं, ना कि सिर्फ नॉलेज। जब तक नॉलेज को अप्लाई करना ना आता हो, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई ना कर सकते हो, डेवलपमेंट कहीं नहीं आती। अगर मुझे पता हो कि लेट्स सी कि मुझे कंप्यूटर का पता हो कि जी MS वर्ड टाइप ऐसे करते हैं, प्रैक्टिकली मुझे टाइप ना करना आता हो, मुझे प्रेजेंटेशन ना बनानी आती हो, तो मेरा जितना नॉलेज है वो न्यून है। तो HEC को फोकस किस पे करना चाहिए? स्किल्ड पर्सन प्रोडक्शन पे फोकस करना है। किसके लिए? डेवलपमेंट, किसी भी सोसाइटी की या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट तभी आती है जब नॉलेज से ज्यादा हमारे पास बच्चों के पास क्या हो, स्किल्स ज्यादा हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, पहले था आपको पता था होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में एनुअल सिस्टम होता था, कहीं पे सेमेस्टर सिस्टम। कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जब से कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने बेसिकली जो था थोड़ा कैम्ब्रिज को फॉलो किया था, बाहर के रूल्स को फॉलो किया था। सबसे पहले जो हमारी भुट्टो साहब ने ये कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी बनाई थी अपने दौर में, और यहाँ पे सिर्फ साइंस की रिसर्च के लिए और स्कॉलरशिप पंजाब यूनिवर्सिटी एक बड़ा अरसा जो है वो टॉप पे रही है पाकिस्तान पे। जिसको भी स्कॉलरशिप देना होता था रिसर्च के लिए, यहाँ पे सिर्फ MPhil और PhD हुआ करती थी, हायर एजुकेशन हुआ करती थी कायदे-ए-आज़म ने। लेकिन ग्रेजुअली वो जाहिर है अब BS भी होता है, FSC के बाद भी बच्चे गए होते हैं। पहले इसको कहा रिसर्च की यूनिवर्सिटी कहा जाता था और यहाँ सेमेस्टर सिस्टम होता था। MSc करके पंजाब यूनिवर्सिटी से आते थे, उनका सर्वाइवल जो है कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मुश्किल हो जाया करता था क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम था। अब ग्रेजुअली क्या किया HEC ने, सारी यूनिवर्सिटीज में क्या कर दिया, सेमेस्टर सिस्टम कर दिया। सेमेस्टर सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि आप मतलब राउंड द क्लॉक आप बिजी रहते हो, पूरा साल जो है आप पढ़ते हो
आप बिजी रहते हो, 6 मंथ आप कुछ कोर्स उठाते हो, उनको आप स्टडी करते हो, उनकी आप टैप करते हो, एग्जाम करते हो, देन अगले 6 मंथ में अगले कोर्सेज करते हो। इसमें रेक्टिफाई क्या चीज हुई है? एनुअल सिस्टम में क्या करते थे लोग, जैसे सारा साल नहीं पढ़ा, 2 महीने जी अकेडमी को ज्वाइन कर लिया। अगर आप थोड़ा सा देखें सेमेस्टर एनुअल सिस्टम में क्या होता था, एक ट्रेडिशन के अमृत चली होती थी। ठीक है, आप 5 ईयर या 10 ईयर के पेपर को देख लो, अकेडमी को ज्वाइन कर लो, 2-4 महीने आप अच्छे ग्रेडिंग में पास हो जाते थे पंजाब यूनिवर्सिटी में या दूसरी यूनिवर्सिटीज में। अब क्या हुआ, सेमेस्टर सिस्टम को रिप्लेस किया। सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है कि आपके सेशनल होते हैं, देन आपके असाइनमेंट्स होती हैं, वाइवा होती है, देन आपके टर्मिनल होते हैं, देन आपके सारों की ग्रेडिंग को प्लस करके 70%, हर यूनिवर्सिटी का ये रूल है कि 70% होते हैं टर्मिनल के होते हैं, बाकी 30% आपके जितने सेशनल हुए होते हैं, जितने वाइवास हुए होते हैं, जितने इंटरव्यूज हुए होते हैं, उसके मार्क्स होते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अब सेमेस्टर सिस्टम जो है ना, वो थोड़ा सा सबको थोड़ा जो है वो मुश्किल भी लगता है, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम डेफिनेटली टफ है। और दूसरा परसेंटेज से जीपीए पे आ गई है हायर एजुकेशन। अब आपने देखा होगा कि सारों को एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि जी जिनका परसेंटेज है वो कन्वर्ट करवाते हैं अपनी डीएमसी को किसमें, जीपीए में, और जीपीए मांगती है। और मजीद रेक्टिफाई कर देती है हायर एजुकेशन जब आपको एमफिल लेवल पे आती है कि आपका जीपीए बढ़ती है, 3 से लेस वाला जीपीए वाला पीएचडी में एनरोलमेंट के एलिजिबल नहीं होता। ठीक है, और टाइम स्पेन दे दिया उन्होंने कि 7 ईयर से ज्यादा प्रोलॉन्ग आप पीएचडी को नहीं कर सकते। बेसिकली रेक्टिफाई करती जा रही है कि बाकी जो एलिजिबल कैंडिडेट है वो आ गए, जो जिनमें इतनी कैपेबिलिटी कैपेसिटी नहीं है वो फिल्टर आउट होते जाए। प्लेजरिज्म को एक पॉलिसी बनाई हुई है कि कुछ परसेंट से ज्यादा आप किसी का चरबा करेंगे ना काम। आपने देखा होगा पहले जमाने में जो हार्ड कॉपीज होती थी, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो नॉट एलिजिबल हुए हैं या उनकी डिग्रीज को एचईसी ने क्या कर दिया कि उनकी डिग्रीज को वेरीफाई करने से इनकार कर दिया। बहुत सारे लोग अपनी जॉब से इसलिए गए कि उनका प्लेजरिज्म ज्यादा था, उन्होंने चरबा किया हुआ था। एज इट मतलब किसी के काम को आप एज इट विदाउट रेफरेंस अपने थीसिस में, अपने रिसर्च वर्क में कोट नहीं कर सकते। रेफरेंस तो डाल सकते हैं किसी के काम का कि फलां बंदे ने फलां रिसर्च की थी और उसका ये जर्नल था या उसकी रिसर्च का ये टॉपिक था, उसकी फाइंडिंग ये थी, इस फाइंडिंग को मैं यूज कर रहा हूँ अपनी फाइंडिंग्स में। ये प्लेजरिज्म पॉलिसी बनाई है। अगर उससे 20% मैक्सिमम जो है वो एक्सेप्टेबल होता है एमफिल लेवल पे, और इसी तरह पीएचडी लेवल पे इससे ज्यादा हो तो एचईसी जो है वो डिग्री को कंसीडर नहीं करती अगर आपकी प्लेजरिज्म रिपोर्ट में 20% से ज्यादा आ जाता है। और लेकिन हम पाकिस्तानी ऐसे हैं, देयर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर जो कि आपकी प्लेजरिज्म को फिगर आउट कर देते हैं और आपने किया भी होता है और पता भी नहीं चलता कि आपने इस काम में कहा। माशाल्लाह पाकिस्तानी बहुत माहिर है। तो एनी हाउ ये एक फिल्टर एचईसी ने लगाया हुआ है। इसके अलावा हमारे एचईसी के अंदर एक क्वालिटी एनहेंसमेंट सेल काम करता है। क्वालिटी एनहेंसमेंट सेल क्या करता है? बेसिकली ये करता है कि इंक्रीज वर्ल्ड वाइड जो आपके पास रैंकिंग आती है यूनिवर्सिटी, ये रैंकिंग देता है क्वालिटी। किस क्वालिटी पे? कितने प्रोड्यूस किए हैं उन्होंने स्कॉलर्स, कितने स्कॉलर्स के पेपर जो हैं वो पब्लिश हुए इंटरनेशनल जर्नल में, उस पे रैंकिंग। एक तो एचईसी अपनी लोकल रैंकिंग करता है अपनी यूनिवर्सिटीज की, इंटरनेशनली रैंकिंग होती है ऑल ओवर वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की, उसमें भी कि आपके स्कॉलर कितने पास आउट हुए हैं और कितने रिसर्च पेपर जो है आपके किस लेवल के, किस स्टैंडर्ड के जर्नल्स में पब्लिश हुए। तो ये जो क्वालिटी एनहेंसमेंट सेल जो है वो एचईसी का काम करता है। अच्छा, एक्सटेंडिंग द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री का एक्सटेंड कर रहा है। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स ऑफ बैचलर डिग्री फ्रॉम 2 ईयर टू 4 ईयर विद आवाज रिकॉग्नाइज्ड एज 19। अब तो है बीएससी को हटा के बीएस कर दिया। ठीक है, बीएससी को हटा के बीएससी को हटा के बीएस कर दिया पर्टिकुलर आपके है। उसमें 4 सेमेस्टर तो आपके वही होते हैं जो बीए में होते हैं। अगले 4 सेमेस्टर वो वही पुरानी काम है, उसको ढांचा उसका नया बना दिया है। पहले 4 सेमेस्टर से जिसमें भी बीएस कर रहे हो आपने उसमें कंपल्सरी इंग्लिश भी पढ़ रहे होते हो, कंपल्सरी उर्दू भी पढ़ रहे होते हो, कंपल्सरी पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियत भी पढ़ रहे होते हो, बाकी आप कोर्सेज पढ़ते हो। और आखिरी जो 4 सेमेस्टर होते हैं वो स्पेशलाइजेशन होती हैं, वही एमएससी और बीएससी को बेसिकली कंबाइन कर लिया है।
इसके अलावा ग्रेडिंग सिस्टम होता है। ग्रेडिंग सिस्टम से मैंने आपको बताया कि वो सारे जो हैं वो क्या करते हैं, आप जीपीए पे आगे हैं। इसके अलावा आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स आ गया, आईटी को किया है, लैब्स बना दिया, ऑनलाइन आपका थीसिस जो होता है आप रिसर्च करते हो, ऑनलाइन एचईसी का आपका थीसिस भी चला जाता है। किसी भी काम का भी आपने रिसर्च करना है, एचईसी की वेबसाइट पे जाएं, आपको टॉपिक जो लिखे पीएचडी का सारा थीसिस, सारा मटेरियल आपको एचईसी की वेबसाइट से मिल जाएगा। आईटी को बड़ा डेवलप किया, इवन कि उन्होंने अपनी वेरिफिकेशन के लिए भी, आर्मी को क्रॉसपोंडेंस के लिए भी एचईसी ने आईटी को प्रेफर किया। अच्छा जी, एजुकेशन अचीवमेंट क्या क्या की है हायर एजुकेशन कमीशन ने? ये जब से बनी है, मैंने आपको बताया था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को कन्वर्ट कर दिया था एचईसी में 2002। उसके बाद अब तक ये क्या हुआ है कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैव बीन गिवन एक्सेस टू द टेक्स्ट बुक्स एंड रिसर्च आर्टिकल फ्रॉम इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने वेबसाइट को बेसिकली पेड होती है, जो एचईसी जो है वो पे करता है आपके लिए और आपकी यूनिवर्सिटी को वो साइट एक्सेस देता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो एचईसी के जो अंडर है, तो आप उसकी यूनिवर्सिटी में जाके रिसर्च जर्नल है वो आपने नोटिस किया होगा, कुछ आप कोई जर्नल को डाउनलोड करना चाह रहे होते हैं अपने घर में, तो वो डाउनलोड होता नहीं है, और जब आप करते हैं जाके यूनिवर्सिटी में किसी में करते हैं तो वो ओपन हो जाता है। ऐसे ही है, उसके लिए आपकी एचईसी ने पे किया होता है रिसर्च तक एक्सेस करने के लिए। एनरोलमेंट टू द यूनिवर्सिटी हैज बीन 5 ईयर के स्पैन पे इन्होंने कर दिया। मैंने आपको बताया कि एमफिल अब 7 से 5 पे कन्वर्ट कर दिया, और आपके जो है पीएचडी है वो 10 to 7 ईयर पे आ गई। प्रमोशन ऑफ रिसर्च कल्चर हैज रिजल्टेड इन द एनहांसमेंट नंबर ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन giving birth to new knowledge and courage to other to write and contribute to the world of knowledge. Definitely ऐसा ही हुआ है। Even a long span could not get any Pakistani university someplace among the high-ranked university of the world. 5 Pakistani university, including National University of Science and Technology, NUST, could get a standing position among the top 300 universities of the world. NUST, लेकिन अब लास्ट ईयर की रैंकिंग में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने भी अपनी पोजीशन जो है वो NUST से बेहतर बना ली है। To bring the quality into teacher education program, UNESCO has supported a project in the pre-step of initiation of B.Ed elementary honors. आपको पता है B.Ed को भी 1.5 कर दिया और इसके लिए मास्टर मस्ट कर दिया है, और अगर आपने B.Ed के बाद करना है तो तब आपको 4 ईयर का करना पड़ेगा, या आप FSC के बाद करना है तो वो आपको 4 ईयर का करना पड़ेगा B.Ed। इसको भी एनहांस कर दिया है, और ग्रेजुअली आपको पता है M.Ed जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है, क्योंकि मास्टर के बाद आप 1.5 ईयर का जब B.Ed करते हो तो यू हैव नो नीड टू डू M.Ed। तो M.Ed में इनरोलमेंट मेरा ख्याल है इस दफा लास्ट AIOU ने ऑफर किया, और इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ये ऑफर नहीं होगा। अच्छा जी, इसके अलावा 500 PhD स्कॉलर फॉर द स्टडी इन द एडवांस कंट्रीज में गए हैं। मैंने आपको बताया कि यूएसएड ने एचईसी के साथ कोलैबोरेशन हुई है, आपके पास सीडा ने की है। इसके अलावा आपको पता है कि एडलिंग वालों ने बहुत सारे यूनिवर्सिटी को ग्रांट दी है, ये सारे के मैक्स स्कॉलरशिप जो है वो इसके थ्रू आते हैं जापान एम्बेसी के। तो मोस्टली मैंने आपको पहले बताया कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज के कंट्रीज के स्कॉलरशिप जो है वो एचईसी के थ्रू आते हैं। जैसे चाइना का मैंने आपको बताया था, सिल्क रोड है, एक है पाक चाइना कॉरिडोर है CPEC वाला, और जो है इसके अलावा बाकी मैंने आपको कॉमनवेल्थ का बताया था। यूएसएड के डिफरेंट है, यूएसएड के फॉर द इंग्लिश टीचर के बहुत सारे आते हैं, इसके अलावा फीमेल टीचर्स के बहुत सारे आते हैं, और रूरल को फोकस करता है, अर्बन एरियाज पर रूरल को एरियाज के स्टूडेंट को फोकस करना है यूएसएड जो है वो इसके थ्रू देता है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी यूएसएड देता है, लाइक 6 मंथ का टीचिंग कोर्स है, 8 मंथ का टीचिंग कोर्स है, वो थ्रू एचईसी देता है। एचईसी के प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स क्या हैं जी? कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द फैकल्टी है, अंडरटेकिंग ऑफ रिवीजन ऑफ करिकुलम है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन है, अवार्ड ऑफ यूनिकनेस स्कॉलरशिप है जो 6 मंथ का होता है। ये आप कहीं भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं तो 6 मंथ के लिए आप बाहर जा सकते हैं। ग्रांट ऑफ फॉरेन स्कॉलरशिप की ग्रांट देता है। पेटेंट फिलिंग सपोर्ट है, पेटेंट फिलिंग सपोर्ट यू आर डूइंग सम प्रोजेक्ट एंड यू नीड सम
सम मनी, और इसके लिए आपको एक फॉर्म होता है किसी का फिल करके, अगर आपका प्रोजेक्ट किसी को अपीलिंग लगता है कि ये अपील करता है और इसकी रिसर्च जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए या नेशनल वाइड कम्युनिटी के लिए आपको ये हेल्पफुल हो सकती है, तो इस पे वो आपको ग्रांट देता है। ट्रैवल ग्रांट फॉर पार्टिसिपेशन इन द कॉन्फ्रेंस, जो भी हमारे स्कॉलर्स होते हैं वो बाहर जब किसी कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनली वो जाते हैं या नेशनली वो मतलब ट्रैवल करते हैं, तो उसके एयर टिकट्स अकोमोडेशन HEC पे करता है। इंक्रीजिंग कोलैबोरेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड यूनिवर्सिटी रिसर्च, ब्रिंगिंग द टेक्नोलॉजी रिफॉर्म, ये सारे के सारे कर रहा है। ठीक हो गया, HEC कर रहा है। ये आपका यहाँ तक खत्म हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप देख लें। मैं आप लोगों की जो है इस चीज को अटेंडेंस को मैंने कर दिया, लेकिन आप लॉगआउट सारा जो यूनिट जो है ना वो मैंने सेपरेट करके रख लिया था। इसमें हमने हमारे पास कोई मेरा ख्याल सिंगल लाइन भी जो है वो नहीं रुकी होगी, वो सारी की सारी हमारी हमने कर ली है।